हाँ। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दें तो 80 वर्ग मीटर, यकीन मानो ये बहुत बड़ा एरिया है। हम लोगों के घर नॉर्मली जो है वो बहुत कम वर्ग मीटर में, 100 वर्ग मीटर तक मैक्सिमम बड़े घर जो है वो फैले रहते हैं। 100 नहीं, 100 तो बहुत ज्यादा हो जाता है यार, 100 वर्ग मीटर नहीं होते, बहुत कम होते हैं, है ना। 80 वर्ग मीटर को स्क्वायर फीट में चेंज करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका 3 गुना यानी कि 250 स्क्वायर फीट आएगा। 250 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर लेंगे हमारे फेफड़े। अच्छा खासा एरिया होता है 250 स्क्वायर फीट, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ये गलत है हालांकि मुझे मालूम है, एग्जैक्ट नहीं है ये। तो बहुत बड़ा एरिया होता है, बस इतना याद रखिए आप। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करते हुए हमारे फुफ्फुस में ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? बोल रहे हैं यदि हीमोग्लोबिन नहीं है, हमारे पास रक्त नहीं है, तो शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की गति करती है, केवल केवल विसरण के द्वारा गति करता है केवल। तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक, हमारे फेफड़े यहाँ पर है ऊपर, पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल का टाइम लग जाएगा। ऑक्सीजन को तो क्योंकि बहुत स्लो चलेगा, तो उसमें में जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, अच्छा है हमारे पास रक्त में हीमोग्लोबिन है। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो एनिमेशन में देखा आपने, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है और जल्दी से जल्दी पहुंचाने का काम करता है ना। तो हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा हो पा रहा है। और इसी के साथ 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 ये श्वसन वाला पॉइंट भी खत्म होता है। आपने जो एनिमेशन देखा है, आपने जो चीज सीखी, उसमें अगर कोई कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर हम ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है तो उससे आपकी कुछ ना कुछ बेसिक गलती हो रही होती है जिसके कारण से वो क्वेश्चन आ रहा होता है। कृपया कर वो पूछ लेना अगर कोई डाउट आ रहा है तो। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ पूछो, किसी को कुछ पूछना है? भैया वो आप बोल रहे थे डायाफ्राम हिचकी के लिए जिम्मेदार होता है, तो कैसे? हाँ, जो प्रोसेस है हमारी सांस लेने की, वो आपने एनिमेशन में थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। हमने सांस ली, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, हमारे फेफड़ों में हवा भरा जाती है, बलून जैसे फूल जाते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के लिए डायफ्राम अपने आप अपनी जगह पर वापस आता है, जिसके कारण से फेफड़े पिचकते हैं और हमारी सांस जो है बाहर जाती है। हिचकी के दौरान ये प्रोसेस थोड़ी सी ऊट पटांग ढंग से हो जाती है। हम सब का वीडियो में एनिमेशन के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हिचकी को हिकअप्स बोलते हैं। हिकअप्स का वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो डायफ्राम है वो माल फंक्शन करने लगता है, गलत तरीके से काम करने लगता है। तो छोटा सा वीडियो 1 मिनट का, देखो किस तरह से काम करता है हिकअप। बोलते हैं, उससे पूछते हैं हिकअप्स कब आते हैं, हिचकी कब आती है, बोलते हैं जब हमारा दोस्त हमको याद करता है तभी हाँ हिचकी आती है। नॉर्मली हमारे यहाँ भी ऐसे ही बोला जाता है, कोई हमको याद कर रहा है अगर हिचकी आ रही है। रियलिटी में नहीं है, साइंस नहीं बोलती है ऐसा होता है। डायफ्राम के कारण से हिकअप्स आते हैं। अच्छा उन्होंने शब्द यूज करा मेनली, क्योंकि हिकअप्स के मालूम मालूम हिचकी हो या अम, हाँ हिचकी हो यदि, तो उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है साइंटिस्ट को अभी भी, कुछ हद तक। उसमें हमारा जो स्टमक होता है, ये स्टमक और लंग्स के नीचे होता है, स्टमक इसके बीच में पाया जाता है। उसने देखना स्टमक को कैसा करा डायफ्राम वापस रखाने लगाने के लिए। देखिए स्टमक स्टमक सीधा किया और डायफ्राम फंसा दिया। एनिमेशन का यही मजा है, अच्छा लगा। तो कुछ इस तरह से होता है। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फेफड़े फूले, फेफड़े ने डायफ्राम नीचे की तरफ करा। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ वापस आता है, फेफड़े पिचकते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अब हिचकी में क्या होता है ये देखो। साउंड शेयर कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। properly. One of the reasons is excess eating. ज्यादा खा लेते हैं यदि हम, Eating too much too quickly causes और our जल्दी जल्दी stomach खा to लेते हैं, swell, तो हमारा पेट जो है वो फूल जाता है। पेट देखा है आपने फूल सकता causing है। discomfort to our diaphragm. इसके कारण से डायफ्राम जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, उटपटांग तरीके से काम करने Due लगता to है। this, our diaphragm contracts irregularly in a jerky way, इसके कारण से हमारा डायफ्राम जो है वो जर्की वे में काम करने लगता है, जर्क जैसे काम करने making us लगता है। suck air suddenly. This air rushes through our voice box, making the vocal cords to close
उसके डायफ्राम एकदम से चपटा हुआ, जिसके कारण से हम ज्यादा मात्रा में एयर ले लेते हैं, और हमारा जो वोकल कॉर्ड्स होता है, जो आपने सांस में देखी थी अभी, उसमें वोकल कॉर्ड होता है जिससे हम आवाज बोल रहे होते हैं। वोकल कॉर्ड जो है वो एकदम से खुलता और बंद होता है, suddenly, creating a hiccup. उसके कारण से हिकअप साउंड आता है ना। टेड रेड का भी देख सकते हो आप किसी चीज में, तो डायफ्राम की वजह से आता है। डायफ्राम इरेगुलरली काम कर रहा होता है, और वोकल कॉर्ड अननेसेसरी ओपन होता है, तो उसके कारण से हमको हिकअप्स आते हैं, है ना। और भी मैं शायद पहले वीडियो दिखा चुका हूँ, और भी वीडियो हैं उसके, टेडेक्स के भी, जहाँ तक टेडेक्स या टेड एड के वीडियो दिखाए मैंने उसके, उसमें भी उन्होंने डायफ्राम को ही जिम्मेदार माना है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो। हाँ, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है धूम्रपान के लिए, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पता है उसके बारे में। इसी के साथ श्वसन वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। श्वसन के बाद जो है वो नया शुरू होता है वहन। वहन मतलब जो हमारा खून है, उसमें वहन कैसे, खून हमारा बहुत सारी चीजें काम कर रहा होता है, मालूम। सबसे पहले तो आप शुरुआत इसी से करो वहन तंत्र की, कि हमारा खून काम क्या क्या कर रहा होता है। सबसे पहला काम तो अभी आप जानते हो, फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर लाना, ये हमारा ब्लड कर रहा होता है। इसके अलावा और कोई बताना चाहेगा खून हमारे बॉडी में क्या कर रहा होता है? खून यानी कि रक्त क्या काम कर रहा होता है? पहला तो मैंने बता दिया आपको, ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस लाना। इसके अलावा पता है आपको, मालूम, लेकिन आप भूलना नहीं चाह रहे हो या फिर याद नहीं आ रहा है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, भैया वायरसों से लड़ती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तय करती हैं, तो वो ब्लड में ही पाई जाती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में ही पाई जाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं हमारी, तो वो काम कर रही होती है। ऊपर से हमारा ब्लड जो है हमारा तापमान नियंत्रित कर रहा होता है, शरीर का तापमान नियंत्रित कर रहा होता है। आप लोगों ने सुना होगा, जो व्यक्ति शांत हो जाते हैं, जिनका देहांत हो जाता है, उनकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। सेम केस हमारे साथ भी होगा अगर हमारा ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाए तो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर मैनेज रहता है, बॉडी गर्म बनी रहती है। एक काम ये हो गया। एक और काम इम्पोर्टेंट जो कि है हमारा, जो शरीर से वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र में मदद करता है। वर्ज्य मतलब कि जो हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए, तो मूत्र के माध्यम से उसको बाहर भी कौन निकाल रहा होता है? ब्लड ही निकाल रहा होता है। ब्लड में घुलकर वो वर्ज्य पदार्थ किडनी में पहुंचते हैं, किडनी उसको छान लेती है, और फिर उनमें से खराब चीजों को पानी में घोलकर जो है वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो ब्लड उसमें भी मदद कर रहा होता है। उसके अलावा और क्या कर रहा होता है ब्लड? उसके अलावा ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को, जो हमने खाने में पाचन तंत्र में जो न्यूट्रिएंट्स निकाले ना भोजन से, तो वो पोषक तत्वों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम भी जो है वो रक्त कर रहा होता है। तो रक्त हमारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें कर रहा होता है, और वही हम इसमें पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, कि रक्त वहन, हमारा वहन तंत्र क्या होता है, और जिसमें हमारा मेन पार्ट है जो कि रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचा रहा है, वो है हमारा हार्ट, हमारा दिल, है ना। तो हमारा दिल कैसे काम करता है, हमारा हृदय कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कोई मुझे ये बता सकता है स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत 72 72 बार। बढ़िया, चलो ये याद है आपको, बढ़िया। हाँ, क्रियाकलाप बोल रहे हैं, हमारे आसपास के स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य अरे वाह यार। अभी यहाँ पर कोई ऐसा उपस्थित है जिसकी हाल फिलहाल में घर में किसी को तबीयत खराब हुई हो और खून की जांच करवाई हो, तो वहां पर जो है उनकी रिपोर्ट हुई हो खून की जांच, अगर किसी के पास रिपोर्ट है तो क्या वो शो कर सकता है? और आसपास कोई हो यदि तो किसी के घर में तबीयत खराब हुई हो, खून की जांच करवाई हो और रिपोर्ट दिखा सकता है यदि कोई तो? नहीं दिखा सकता। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भैया मेरी हुई तो थी, पर मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मेरे को हुआ था तो मेरा प्लेटलेट्स कम हुए थे, तो उसके लिए रिपोर्ट पे आई थी, पर बहुत पहले हुई थी ना, इसलिए अब याद नहीं है, तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये आपको घर का काम दे रहा हूँ मैं। आपको आसपास किसी का ब्लड टेस्ट हुई हो या तो आपको पता करना है कि एक सामान्य मनुष्य के रक्त में
हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो जब भी हम किसी की रिपोर्ट देखते हैं ना, वहां पर जो है वो जहाँ हीमोग्लोबिन की जांच करी हुई हो, वहां पर उसके सामने नॉर्मल रेंज भी लिखते हैं कि सामान्य मनुष्य में वो रेंज कितनी होती है और आपका रिजल्ट कितना है, आपके खून में हीमोग्लोबिन कितना है। तो वो चीज जो है आप लोग घर पे काम करिए, उसको ढूंढिए, किसी को आसपास किसी की पुरानी रिपोर्ट मिल जाए जिसमें हीमोग्लोबिन चेक किया हो उनका। तो सामान्य परिसर परिसर मतलब रेंज याद कीजिए कि सामान्य मनुष्य का रेंज क्या होती है। क्या यार बच्चे वयस्क दोनों के लिए समान है, ये भी पता करना है, कल आपका काम है इसको। क्या क्या पुरुष और महिलाओं में हीमोग्लोबिन के स्तर में कोई अंतर है, सामान्य स्तर क्या पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। अपने आसपास के पशु चिकित्सालय क्लिनिक का भ्रमण कीजिए, ज्ञात कीजिए पशुओं जैसे भैंस है, गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। तो इसके लिए हम गूगल से मदद लेंगे, आप भी गूगल की मदद ले सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा काम आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हीमोग्लोबिन के बारे में ये पता करिए, क्या ये मात्रा बछड़ों में नर एवं मादा जंतुओं में समान है। तो बोल रहे हैं क्या बछड़ों में भी समान है। नर एवं मादा मादाओं में जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए, यदि कोई अंतर है तो उससे कैसे समझाओगे। तो गाय के बच्चे, गाय में और बैल में अंतर पता करना है, और अंतर क्या है वो। खैर ये इसको मत करिएगा, आप केवल इस पे ध्यान दीजिए कि हीमोग्लोबिन का एक सामान्य रेंज क्या होती है स्वस्थ मनुष्य में, बच्चे और एडल्ट के लिए क्या समान है, या पुरुष और महिलाओं के लिए समान है, ये पता करिए बस। और उसके बाद अगर गाय के बारे में पता कर लो, हीमोग्लोबिन गाय में होता है क्या, और मनुष्य में ज्यादा या कम कैसा होता है, वो भी पता करोगे तो ज्यादा अच्छा है। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। खैर इस चीज को हम थोड़ा सा रोक कर रखते हैं अभी, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ अभी बीच में शुरू करना। हाँ, हम इस बीच में जो है इसका एनिमेशन जरूर देख सकते हैं कि हार्ट कैसे काम कर रहा होता है, ताकि हम कल इसको जब पढ़ें तो थोड़ा सा समझ में आए। और उसके साथ फिर से एनिमेशन जरूर देखेंगे हम इसका। तो ह्यूमन हार्ट देख लेते हैं, ह्यूमन हार्ट कैसे काम कर रहा होता है। रियल नहीं देखेंगे, बेफिक्र रहो, एनिमेशन ही देखेंगे, अब मैं गलती नहीं करूंगा वो। एनिमेशन कैसे हमारा हार्ट काम कर रहा होता है, रियलिटी में हमारा हार्ट एनिमेशन है बेटा, है ना, तो उसमें बाहर से इस प्रकार की धमनी और शिराएं होती है। लाल वाली जो दिख रही है वो धमनी है, और जो नीली कलर की है, रियल में नीली नहीं होती है, डार्क कलर की होती है रेडी में, तो वो नीली दिखाई दी ताकि आपको अलग समझ में जाए। उसके पार्ट्स हैं सब, रियल जैसा लग रहा है लेकिन एनिमेशन है ये, बहुत अच्छा बनाया है। हार्ट ऐसे पंप करता है हमारा, जैसे ये हिल रहा है ना, ऐसा। तो जो मूवी में आपने हार्ट देखा है वो वाला शेप नहीं होता है हार्ट का, है ना, वो इमोजीज में दिख जाता है, वो रियलिटी में ऐसा दिखता है हमारा हार्ट। ये अंदर का दिखा रहे हैं, अंदर दो चार चैम्बर होते हैं, बेसिकली चार चैम्बर में बटा हुआ रहता है। ऊपर वाले दो हिस्सों को आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले दो हिस्से को निलय बोलते हैं, आलिंद और निलय, है ना। तो उस हार्ट का काम क्या है, हार्ट जो है वो फेफड़ों से जो खून आ रहा होता है उसको शरीर तक पहुंचा रहा होता है, और शरीर से जो खून आ रहा होता है उसको फेफड़ों तक पहुंचा रहा होता है। उसका काम यही है हार्ट का, पंप करना खून को, अच्छा खून हो चाहे बुरा खून हो। ये उसकी वलय हैं, बीच में होते हैं वॉल्व, ये वॉल्व है, ये वॉल्व खून को इधर एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर आलिंद से निलय में ले जाते हैं। तो ये वॉल्व खुलते और बंद होते रहते हैं हर धड़कन के साथ। यहाँ ऊपर आपको वॉल्व दिख रहा है, जैसे जैसे हाथ धड़कता है ये वॉल्व खुलता और बंद होता है। साउंड शेयर करने की जरूरत नहीं थी, साउंड इतना ज्यादा कोई खास भी नहीं है। तो ये हार्ट इस तरह से काम कर रहा होता है, ये वॉल्व है जिससे हार्ट के अंदर की वॉल्व है जो लगातार धड़कने के साथ साथ खुलते और बंद होते रहते हैं। उन्होंने इस तरह से उसको एनिमेशन के माध्यम से दिखाया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। एक बार इसका वीडियो भी देख लेते हैं और आज की बात यहीं पर खत्म करेंगे हम। ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिवहन तंत्र कैसे काम करता है, उसका एक बार एनिमेशन देख लेते हैं। यह एक ह्यूमन है, इंसान है, उसका हार्ट कहाँ पर पाया जाएगा, बाएं, वैसे बीच में रहता है, फेफड़ों के बीच में रहता है हार्ट, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली बाईं ओर रहता है ना। तो हमारा हार्ट कहाँ होता है, हमारे फेफड़े यहाँ रहते हैं, देखो बिल्कुल बीच में है हार्ट, लेकिन थोड़ा सा बाईं ओर ज्यादा निकला हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड पे होता है हार्ट। रियलिटी में लगभग लगभग बीच में ही है, देखो अगर ऊपर से देखोगे आप तो बिल्कुल सेंटर में है, थोड़ा सा बाईं ओर ज्यादा हिस्सा निकला हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा हृदय जो है वो बाईं ओर स्थित होता है। ऐसे हार्ट पंप कर रहा होता है, और ये खून इसी में जैसे खून जो है वो
बाहर से अंगों से इसमें आता है और ये फेफड़ों तक पहुंचाता है, और शुद्ध खून को जो है वो अंगों तक पहुंचाता है। तो शुद्ध खून रेड वाला दिख रहा है आपको, ऊपर आपको नीली वाली दिख रही होंगी, और आपके हाथ में भी देख सकते हो आप, आपके जो खराब खून वाली शिराएं होती हैं, शिरा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है, तो वो खून जो है वो बाहर साइड रहता है, और धमनी जो कि शुद्ध खून रह जाती है वो अंदर साइड होती है। यहाँ पर भी एनिमेशन में दिख रहा होगा आपको, ये हार्ट ऐसा पंप कर रहा है और खून जो है वो ऐसा दिख रहा है, हार्ट ऐसे धड़कता रहता है। देखो अब केवल धमनी दिखा रहे हैं उन्होंने, शिवराव शिराओं को थोड़ा सा हल्का कर दिया, केवल धमनी दिखा रहे हैं। तो आपको हार्ट में यहाँ पर धमनी आती हुई दिख रही होंगी, यहाँ पर खून आता है और यहाँ से खून जाता है पूरी बॉडी में, ऊपर से खून आ रहा है, नीचे से खून जा रहा है पूरी बॉडी में। ये सब धमनियाँ हैं नीली। अच्छा, उन्होंने अभी नीला दिखाया था कि लाल दिखाया था? नीला दिखाया था, शिराएं दिखाई थी। ये जो हिलते हुए दिखा रहे हैं, ये मूव करते दिखा रहे हैं कि ब्लड कैसे मूव करता है हमारी बॉडी में, लगातार इस तरह से मूव कर रहा होता है। माइंड में भी जा रहा है ना ब्लड, ये अंदर से इस तरह से चैम्बर रहते हैं इसमें, इनको वॉल बोलते हैं। ये वॉल इधर एक इस साइड रहता है, एक इस साइड। ये राइट एट्रम मतलब दायां आलिंद बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? आलिंद। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? निलय। आलिंद और निलय, ऐसे ऐसे ही, दायां आलिंद, दायां बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय, ऐसा बोलते हैं इसको। एट्रियम बोलते हैं आलिंद को, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, 4 चैम्बर होते हैं टोटल हार्ट में। और उसमें फिर ये वॉल्व जैसे वॉल्व की संरचना रहती है जो कि खुलते बंद होते रहते हैं। 2 वॉल्व हैं, एक साइड का ट्यूब, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्यूब क्यूस्पिड वॉल्व, मेटल वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व और पल्मोनिक वॉल्व। ये धमनी शिराओं के लिए ऊपर की तरफ वॉल्व रहते हैं, दोनों के सिंक्रोनस वे में चल रहे होते हैं ये। अभी एनिमेशन में आपको समझ में आएगा। ये देखो, खून आ रहा है, यहाँ से खून आ रहा है और इसमें से जा रहा है, खून आता है इसमें जा रहा है ना, देखना ध्यान से। ऐसे यहाँ से खराब खून आ रहा है और यहाँ जा रहा है, देखो। हार्ट ऐसे पंप हो रहा है, खून आते जा रहा है जाते जा रहा है इस नली से। ऐसे यहाँ से भी खराब खून आ रहा है, खराब खून जा रहा है, यहाँ से खून आ रहा है। मान लीजिए फेफड़ों से आ रही है धमनी, पल्मोनरी वेन, धमनी है ये, और फेफड़ों से शुद्ध रक्त ला रही है। शुद्ध रक्त कहाँ आ रहा है? बाएं आलिंद में आ रहा है। आलिंद से कहाँ पहुंच रहा है? बाएं निलय में पहुंच रहा है। और निलय से फिर जो है वो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आया, बाएं आलिंद में आकर वो बाएं निलय में आया नीचे वॉल से, और फिर उसके बाद बाएं निलय से उसको पंप कर दिया गया बॉडी के पूरे पार्ट्स, बॉडी के पूरे पार्ट तक। और तब एक वॉल्व है जो कि ऊपरी साइड है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो खुलता है और आलिन से निकल गया है ना, और यहाँ से जब पंप होगा तो पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ये देखो, ये पहुंचाया जा रहा है इस तरह से। आर्टरीज मतलब कि हिंदी में बोलते हैं इनको धमनियां। ये अन्य कोशिका तक जाता है, और कोशिका फिर क्या करती है? ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देती है। तो उस खून में से ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती है। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से ब्लड में घुली, जिनको हम शिराएं बोलते हैं, वो शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाएंगी और कहाँ ले जाएंगी? हमारे राइट आलिंद में लाएंगी, दाएं आलिंद में लाएंगी, है ना। ये वेन कावा बोल रहे हैं यहाँ पर, हृदय का ही पार्ट है। वेन कावा से कहाँ आया? हार्ट में आएगा, और हार्ट में कहाँ आएगा? दाएं आलिंद में आएगा। तो यहाँ से ये दाएं आलिंद में ये आया खराब खून, जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। आलिंद से कहाँ में आएगा? दाएं निलय में आएगा, और फिर दाएं निलन से कहाँ पहुंचा दिया जाएगा? फिर फेफड़ों में पहुंचा दिया जाएगा उसको, हार्ट के द्वारा। वाल्व ऊपर राइट, ये दाएं आलिंद में आया, फिर उसके बाद इस वाल्व से जाएगा और कहाँ पहुंचा जाएगा? फेफड़ों में पहुंचा दिया जाएगा, है ना। तो इस चीज को फिर से देखेंगे, और आज के लिए काफी था। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा, फेफड़े और हार्ट को सिंक्रोनस वे में काम करना जरूरी है। फेफड़े क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले लिया, फिर उसका ऑक्सीजन को जो है वो
हार्ट तक पहुंचा रहे हैं, हार्ट फिर उस ब्लड को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, कोशिका जो है वो यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में घोल देती है, वो हार्ट फिर से आता है, हार्ट में से कहाँ पहुंचा दिया जाता है, फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। ये लगातार दो सिस्टम एक साथ काम कर रहे होते हैं, सिंक्रोनस वे में, एक के बाद एक जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिसके कारण से हमारा जो है वो श्वसन तंत्र और वहन तंत्र लगातार चल रहा होता है, उसी कारण से हमारी बॉडी भी चल रही होती है। इम्पोर्टेंट चीज है ना। तो ये वाला आज का पोर्शन यही रखते हैं, वहन तंत्र के बारे में और कल जानकारी प्राप्त करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। इतने सारे वीडियोस में नॉर्मल क्लास में नहीं दिखा पाऊंगा, तो आपको ऑनलाइन क्लास में आते रहना है, आपके लिए ही फायदेमंद होगी। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। देर दो भैया। जय गुरुदेव जय भैया। गुरुदेव भैया।